आपको पढ़ा दिए थे। लेकिन बेटा सदिशों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर फ्लो कैसा है, हमारा चैप्टर प्रोग्रेस कैसी है। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत की थी त्रिकोणमिति से, बीजगणित से, फिर मैंने आपको अपकलन पढ़ाया, अपकलन के बाद उच्च स्थितिज, फिर समाकलन पढ़ाया, फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई और फिर ग्राफ पढ़ाए, और ग्राफों के बारे में हम पढ़ रहे हैं सदिश। तो आज हम भी क्या सीखेंगे बेटा, हम भी आज सदिश ही सीखने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं कहानी की। हम बात कर रहे हैं बेटा स्पेशल केसेस की, इसकी बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस की। पिछली क्लास में मैंने आपको पहला केस पढ़ा दिया था। पहला केस क्या पढ़ाया था बेटा, आर मैक्सिमम। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, वो था a प्लस बी आया था, लेकिन कब आया था, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। बोलो, अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। ध्यान से सुनना, फिर सवाल करवाऊंगा। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। तो बेटा थीटा का मान अगर 180 डिग्री है, थीटा का मान 180 डिग्री है, तो बेटा आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का मान 180 डिग्री डाल दें। इसका मतलब यह है बेटा, थीटा मतलब है क्या, वास्तविकता में दो सदिशों के मध्य कोण है। थीटा मतलब क्या है, दो सदिशों के मध्य कोण है। तो आर बराबर हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 होता है बेटा -1। क्या होता है, कॉस 180 -1। अरे बोलो यार, कॉस 180 होता है बेटा -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर क्या लिखोगे, आर बराबर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बाहर आ जाएगा बेटा अंडर रूट के, बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस बी। यही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। तो अगर कभी मिनिमम चाहिए तो आर मिनिमम रिजल्टेंट, आर मतलब परिणामी, अगर परिणामी मिनिमम चाहिए तो दोनों को बीच में जो कोण रखना है वो 180 डिग्री रखना है। यहाँ से बेटा एक बात निकल के आती है कि ये जो आर है ना बेटा, ये जो आर है ये हमेशा लेस देन होगा a प्लस बी से, या इक्वल टू हो सकता है, इतना यह अधिकतम है, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a माइनस बी से। मतलब जो भी परिणामी होगा, दो सदिश आपको दे रखे हैं, उनका जो भी परिणामी आएगा ना, वो इसी रेंज में लाई करेगा। ये एक रेंज है बेटा, क्या है, ये एक रेंज है। परिसर बोलते हैं, परास बोल दो, या इसको रेंज है। क्या है ये, रेंज है, परास है ये, परास है ये, ठीक है। क्या है ये, परास, रेंज है ये। रेंज का मतलब समझ में आता है, मैंने बोला 2 से लेके 5, तो ये एक रेंज है 2 से 5 के बीच में, जिसमें बहुत सारे अंक हैं, अनंत संख्याएं हैं इसमें। अनंत कैसे सर, 3 और 4 दो ही तो संख्या है, पागल हो क्या, 2.1, 2.2, 2.001, 2.0001, 2.10, 2.102, 2.103, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अनंत संख्याएं बेटा, इसमें ध्यान रखना, दो संख्याओं के बीच में, या दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, मन में से वहम निकाल देना, दो संख्याओं के बीच में कुछ भी नहीं होता। मैंने बोला 1 और 2 के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है। क्लियर, चलिए। तो इसी प्रकार से बेटा इसका मैंने वैल्यू लिख दिया, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना। क्या रखोगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको दिमाग में रखना। आर लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए बेटा अब आप करते हैं आर केस नंबर 3। केस नंबर की, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, इससे पहले वाले केस में चित्र तो बनाया नहीं हमने बेटा, चित्र बना लो। ये लो, मैंने बोला कि आपके पास एक सदिश है a सदिश, और आपके पास एक और सदिश है b सदिश। क्या दोनों के बीच में जो कोण है वो 180 डिग्री का है। तो इनका जो भी परिणामी आएगा, लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ b। a का परिमाण बड़ा है b से, तो नेट जो आएगा वो इधर ही आ जाएगा, a की दिशा में। अरे यार, a की दिशा में आएगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो होगा a सदिश माइनस b सदिश। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए सॉरी, थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 पूरी दुनिया जानती है बेटा, कॉस 90 का मान 0। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 0 गुना 2ab करोगे तो खत्म हो गया। तो आर का मान जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना बता दो, अरे हाँ या ना बता दो। चलिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की बात करता हूँ बेटा, आइए, जो काम आने वाले हैं फिजिक्स में। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी, मैंने बोला कि आपके पास एक बल है F, एक और बल है F, और दोनों के मध्य 60 डिग्री का कोण है। इनका परिणामी याद करो, परिणामी याद करो। तो तुम्हारे को सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास दो सदिश दे रखे हैं, परिणामी याद करो। आपको दो सदिश दे रखे हैं और दोनों सदिशों के परिमाण दे रखे हैं F और F, और दोनों सदिशों की पूछ आपस में मिल रही है। इसका मतलब है कि थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो बेटा ए सदिश मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए सदिश, और इसको मान लें अगर बी सदिश। तो ए सदिश का परिमाण कितना दे रखा है, ए, बी सदिश का परिमाण कितना दे रखा है, एफ, और थीटा का मान जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। सीधी सी बात है सर, अगर मुझे परिणामी निकालना है, मतलब मुझे आर निकालना है, अगर मुझे सवाल में उन्होंने परिणामी निकालने को बोल दिया, इसका मतलब है बेटा मुझे आर निकालना है, और आर का मान बेटा मैं रख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। बोलो यार, अरे बोलो बेटा, कॉस 60। तो आर बराबर हो जाएगा बेटा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 का मान 1/2। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, अब बच्चे देखो, जो बच्चे गलती करते हैं, गलती वाला पॉइंट लिख लो यहाँ पे, मैं हर चीज लिखता हूँ बेटा नोट्स में, गलती वाला पॉइंट जो बच्चे अक्सर करते हैं, ये अनुभव है यार हमारा, हमें पता है बच्चा कहाँ करता है, हमें नोट्स देखे बच्चों के। 2f स्क्वायर प्लस
2f² गुना 1/2। बच्चा पता क्या करता है, 2f² प्लस 2f² 4f² कर देता है। जो गलती करता है बच्चा जो गलती करता है 2f² प्लस 2f² 4f² गुना 1/2, इसको काट देता है 2 और r बराबर बोल देता है √2 और f। ये गलत है, लिख लो, गलत है, ऐसा करना पाप है। तो सही क्या है, सही वाला क्या है बेटा, r बराबर √2f² प्लस 2f² गुना 1/2। पहले 2 से ये कटेगा, जुड़ते नहीं है, पहले गुना ही है, ठीक है। तब 2 से 2 कट गया, f² बचेगा, तो r बराबर आएगा सर 2f² प्लस f²। तो r बराबर 3f², f² बाहर आ जाएगा, √3 अंदर बच जाएगा, f बल है न्यूटन में आएगा। तो जब भी दो सदिशों के मध्य थीटा का मान 60 डिग्री हो तो उनका परिणामी √3। अच्छा मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते सर आपने परिणामी तो निकाल लिया, r का मान, आपने r का परिमाण तो निकाल लिया √3f, लेकिन आपने दिशा नहीं निकाली अल्फा का मान। चलिए आइए अल्फा की बात कर लेते हैं। अल्फा का मान निकालते हैं बेटा, अल्फा बराबर क्या था, अल्फा बराबर पहले tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और b की जगह क्या रख देंगे f a प्लस b cos 60। तो tan अल्फा बराबर f इंटू साइन 60 √3 बटा 2 बटे f कॉमन ले ले 1 प्लस cos 60 1/2, f से f कट जाएगा, गणित है बेटा कुछ भी नहीं है, √3/2 बटे 3/2 √3/2 इंटू 2/3 1/√3 1/√3। और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री पूरी दुनिया जानती है। और इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ पर एक गोल्डन पॉइंट लिखाऊंगा, मेरी प्यारी बिंदु, दो सदिश दे रखे हैं आपको 60 डिग्री पर, ये बल है f, ये बल है f, अल्फा का मान आया आपके पास 30 डिग्री, ये है आपके पास परिणामी √3f। तो देख परिणाम आ गया, दिशा आ गई, तो तेरे पास सदिश आ गया, दोनों सदिशों को जोड़ा है। अब सुन, अगर बेटा दो सदिश समान परिमाण के होते हैं ना, देख ए सदिश था समान परिमाण का था, एक और सदिश है समान परिमाण का है, तो उनका जो परिणाम आता है वो ठीक मध्य में आ जाता है। मध्य का मतलब है दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण था, तो ठीक मध्य का मतलब आधा कर दे 60 का 30 डिग्री, तो देख उनका परिणामी 30 डिग्री आया, यही तो प्रूफ किया है अपन ने। तो आज के बाद मेरी प्यारी बिंदु करके लिखेंगे, लगा हेडिंग मेरी प्यारी बिंदु। क्या है हमारी प्यारी बिंदु, सुन ले, पहला बहुत बहुत काम का पॉइंट है, और वो ये कि अगर कोई दो सदिश समान परिमाण के हों तथा उनके मध्य कोण थीटा हो तो उनका परिणामी ठीक मध्य में आएगा, अर्थात अल्फा बराबर θ/2, जहां अल्फा परिणामी कोण है तथा थीटा दो सदिशों के मध्य कोण है। क्लियर है, बात समझ में आ जानी चाहिए मेरी प्यारी बिंदु। बोलो यार, एक और एग्जांपल करवा दूं क्या फटाफट से, चलिए आ जाइए फटाफट से एग्जांपल करते हैं, मजा आने वाला है, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। सुन लो क्या है कहानी, कहानी इतनी सी है बेटा, एक सदिश दे रखा तेरे को 10 मीटर का, एक और सदिश दे रखा तेरे को 10 मीटर का, और दोनों के मध्य जो कोण है वो 120 डिग्री का है। मैंने पूछा परिणामी निकाल, तो सबसे पहले देख, अब तुझे पता होना चाहिए कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, थीटा का मान 120 डिग्री है, तो मध्य में आ जाएगा परिणामी r सदिश, मतलब अल्फा का मान जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ये तो तूने निकाल लिया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, परिणामी और निकाल ले, परिणामी और निकाल ले। अगर दो सदिशों के मध्य बेटा, दो सदिशों के मध्य 10 दो सदिशों के मध्य 120 डिग्री का कोण है और 10-10 न्यूटन का बल है, तो बेटा r बराबर आ जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 120 डिग्री। अब cos 120 का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 नहीं पता, कोई बात नहीं, cos 120 मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोलता हूँ नहीं पता, तुम क्या सोचते हो मुझे नहीं पता। अबे सुन, cos 90 प्लस 30 cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 120 डिग्री, cos a का मान 90 डिग्री, cos b का मान 30 डिग्री, माइनस sin a 90 डिग्री, sin हमें समझ तो आ रहा है ना बेटा, sin b 30 डिग्री। तो बेटा cos 120 का मान कितना हो जाएगा सर, cos 90 का मान 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस sin 90 का मान 1, sin 30 का मान आधा, तो cos 120 का मान कितना आया माइनस आधा। वैसे भी अगर नहीं करना चाहते तो ये कर सकते थे, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा का मान कितना है 30, तो माइनस sin 30 माइनस sin 30 का मान प्लस आधा माइनस आधा, तुम्हारी मर्जी हो जैसे कर सकते हो, ठीक है, ये सेकंड मेथड है। चलिए तो cos 120 का मान कितना आया माइनस आधा, 2 से 2 उड़ा दे तो r बराबर कितना आ जाएगा सर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 उड़ ही जाएगा, खत्म कर दे, और आगे चिन्ह माइनस आ जाएगा, आगे चिन्ह माइनस आ जाएगा।
तो देख बेटा, एक 10 से एक 10 हो जाएगा, सिर्फ आर का मान जो बचेगा, आर का मान जो बचेगा वो सिर्फ 10 का स्क्वायर अर्थात 10 न्यूटन। यहाँ से एक चीज़ निकल जाएगी, पता है, यहाँ से मेरी प्यारी बिंदु क्या निकल के आती है, मेरी प्यारी, ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं। पता है क्या निकल के आया कि दो सदिश अगर समान परिमाण के हैं और दोनों के मध्य अगर 120 डिग्री का कोण है तो उनका जो परिणामी आएगा उसका जो परिमाण होगा वो दोनों में से किसी एक सदिश के बराबर होगा। नहीं मत समझ में आया? अगर दो सदिशों का परिमाण समान है तथा उनके स्पीड ज़्यादा लगेगी क्या, तथा उनके मध्य कोण थीटा 2π/3। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है। और वैसे भी बेटा बहुत आसान सी चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सिर्फ सवाल करवा रहा हूँ, इसमें क्या किया मैंने, तू सोच के देख। अगर ये सवाल मैंने स्पीड में लिखा है तू सोच के देख, ठंडे दिमाग से सोच के देख। तुझे ये पता है, तुझे बी पता है, तुझे थीटा पता है, अब सूत्र में मान रखा हूँ तो ये तो चीज जल्दी जल्दी कर सकता हूँ ना यार, तो करने दे मुझे, जहाँ लगेगा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, रुक के, डोंट वरी, ये मेरा काम है। अब मैंने तुझे ये पॉइंट लिखवाया तो ये पॉइंट पहले सवाल प्रूफ किया, सवाल से तुझे समझ में आ गया, ये पॉइंट तुझे तो समझ में आ गया। अब मैं पहले ये लिखवाता ना तो हो सकता है इसमें दिमाग लग जाता, लेकिन ये समझाने के बाद इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। इसलिए पहले सवाल करवा रहा हूँ फिर रिजल्ट बना रहा हूँ। तो अगर दो सदिशों के मध्य का परिमाण समान है, दो सदिशों का परिमाण समान है तथा उनके मध्य कोण थीटा का मान 2π/3, बेटा 2π/3 का मतलब बेटा पाई मतलब 18 दूनी 36, 36 360, 360/3 120 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है, 2π/3 है, तथा उनके मध्य कोण 2π/3 हो तब परिणामी सदिश आर सदिश का परिमाण किसी भी एक सदिश के परिमाण के बराबर आएगा तथा दिशा ठीक मध्यमी आएगी। बोलो बात समझ में आया? बोलो बात समझ में आया? चलिए अब अगला सवाल करते हैं। एक सवाल बनाता हूँ बेटा, यही बनाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है सुन ले। मैंने बोला कि तेरे पास एक सदिश है, ए सदिश, उसका परिमाण है तेरे पास 3 न्यूटन, मतलब बल दे रखा है। F1 सदिश ले लो ना, फिर ए सदिश क्या होता है, F1 सदिश ले लो इसको, F1 सदिश है, ठीक है। एक और सदिश है तेरे पास F2 सदिश, थीटा कोण है। एक और सदिश है तेरे पास F2 सदिश, और मान लेते हैं उसके पास है 4 न्यूटन का परिमाण, ठीक है। ठीक है, थीटा नहीं पता, ये पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन। अब क्या किया, अब मैंने F1 सदिश को तो ऐसे ही रखा, लेकिन F2 सदिश के जो परिमाण है, F2 सदिश का जो परिमाण है उसको मैंने 8 न्यूटन कर दिया। बेटा जब 4 न्यूटन था तो परिणामी का जो परिमाण है वो R था, और जब मैंने इसको 8 न्यूटन कर दिया तो ये जो परिणामी का जो नया परिमाण आएगा वो 2R हो जाएगा पुराने वाले का। कोण अभी भी थीटा ये दोनों के मध्य, कोण अभी भी थीटा ये दोनों के मध्य। तो आपको ज्ञात करना है थीटा का मान, तो थीटा का मान ज्ञात करो। दोनों सदिशों के मध्य क्या कोण रहा होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि तेरे पास दो सदिश है, तेरे पास दो सदिश है। एक सदिश है F1 सदिश जिसका मान तूने 3 न्यूटन रखा है। एक और सदिश है बेटा तेरे पास F2 सदिश जिसका मान 4 न्यूटन है। मान मतलब मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ। F2 सदिश 4 न्यूटन है। इन दोनों के मध्य कोण है थीटा। तो इनका परिणामी सदिश जो आएगा और उसका जो परिमाण आएगा वो R है, ठीक है। अब तुमसे ये बोला अगर मैं किसी एक सदिश का परिमाण दुगना कर दूं, मतलब 4 से 8 न्यूटन कर दिया फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो जो परिणामी है ना, परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो 2R हो जाता है। क्या हो जाता है? 2R। लेकिन थीटा भी वही है, थीटा नहीं बदला है आपने इन दोनों सदिशों से। परिमाण तो लंबा यार, अरे यार सिर्फ परिमाण बदला है, दिशा नहीं बदली। इसका मतलब सदिश तो बदला है, तो रिजल्टेंट भी तो बदल गया। तो बोला है उन्होंने जो नया सदिश आएगा परिणामी वो पुराने वाले का 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए दोनों के मध्य क्या थीटा रहा होगा। आइए बेटा पहली सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, हल। पहली सिचुएशन क्या है बेटा, R बराबर √a स्क्वायर F1 स्क्वायर। अरे यार F1 मतलब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 F1 प्लस 2 F1 का मान 3 F2 का मान 4 cos थीटा। समीकरण नंबर पहली। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरी सिचुएशन R डैश बराबर, परिणामी तो R डैश है ना, R डैश बराबर 3 न्यूटन को नहीं बदला, लेकिन 4 की जगह 8 न्यूटन कर दिया, न्यूटन बढ़ा दें, प्लस 2 F1 का मान 3 F2 का मान 8, थीटा भी वही है, समीकरण नंबर 2। और हम जानते हैं कि R डैश का मान उन्होंने दे रखा है 2R, R डैश का मान रख दे बेटा 2R बराबर 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 8 16 8 24, 24 दूनी 48 cos थीटा, 48 cos थीटा। इसको हल कर लेंगे बेटा। तो ये है आपके पास एक समीकरण, ये रही, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो, और एक समीकरण ये रही। तो समीकरण
1 व 3 से देखना यार थीटा का मान आएगा, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके आ जाइए। तो आर का मान उठा के रख दे। अरे यार आर का मान, तो पहले समीकरण 1 से आर का मान देखो यहाँ से निकाल देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा बेटा 16 9 25 प्लस 24 कॉस थीटा। बच्चे गलती से इसको 49 कॉस थीटा लिख देते, जो कि गलत है। 49 कॉस थीटा नहीं है ये। अरे बच्चों 49 कॉस थीटा नहीं है ये, 25 प्लस 24 कॉस थीटा है। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो ये क्या है? आर ही तो है। आर बराबर, तो आर का मान यहाँ दे, तो 2 गुना आर का मान क्या है? अंडर रूट 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 2 आर बराबर क्या है? 64 और 9 73, 73 प्लस 48 कॉस थीटा। वर्ग कर दे तो 2 का वर्ग करेगा तो 4 गुना, ये हो जाएगा 25 प्लस 24 कॉस थीटा। वर्ग करेगा 73 प्लस 48 कॉस थीटा, इधर उधर ले जा बराबर कर दे। 25 का 100, 100 प्लस 24 48 96 कॉस थीटा बराबर 73 प्लस 48 कॉस थीटा। ये उधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 96 कॉस थीटा माइनस 48 कॉस थीटा बराबर 73 माइनस 100। तो ये आ जाएगा बेटा 48 कॉस थीटा बराबर कितना जाएगा? 70 30 27 माइनस के, तो कॉस थीटा बराबर माइनस 27 बटे 48। थीटा बराबर ये आ गया, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 27 बटे 48। बेटा मैंने मर्जी से डेटा लिया इसलिए ऐसा आंसर आया। सवाल में आपको थोड़ा और अच्छे से डेटा बना के देंगे। सवाल बस इतना सही है, कुछ नहीं करना, आपको मान रखने हैं और सिचुएशन का एनालिसिस करना है। सिचुएशन क्या है फिर से समझा देता हूँ। बेटा आपके पास 2 सदिश दिए थे, दोनों के मध्य प्रारंभ में थीटा डिग्री दिया था। थीटा कौन था? थीटा क्या है? थीटा वो है जो 2 सदिशों के मध्य कोण है। थीटा क्या है? थीटा है बेटा 2 सदिशों के मध्य कोण है। तो इन दोनों का सदिशों का योग करने पर जो परिणामी आएगा आर सदिश, उसका जो परिमाण है उसको तो आर लिखूंगा। तो वो जो आर है, परिमाण आर है। अब उन्होंने बोला है कि अगर मैं किसी एक सदिश के परिमाण को डबल कर दूं, 4 से 8 कर दूं, तो जो परिणामी है ना आर डैश, नया मान लिया, वो पुराने वाले का दुगना हो जाएगा। पुराना वाला आर था तो अब आर डैश 2r हो जाएगा। तो बताइए थीटा का मान क्या रहा होगा? थीटा नहीं बदला, इस सिचुएशन में भी नहीं बदला, इस सिचुएशन में भी नहीं बदला, थीटा बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो ये बात समझ में आ गई, सवाल खत्म हो गया, कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? अगर और तुम्हें सवाल चाहिए तो और सवाल की प्रैक्टिस कर लो। अच्छा एक बढ़िया सा सवाल लगाता हूँ, सुनो। साम्य अवस्था के लिए ना बेटा, जब भी साम्य अवस्था आपको क्या दे रखी है, एक गेंद है ना, एक गेंद है, इसको क्षैतिज बल लगा के, क्षैतिज दिशा में बल लगाया गया, ये W है, ये रस्सी का तनाव बल है, ये रस्सी का तनाव बल है, ये थीटा कोण है। साम्य अवस्था की स्थिति है, साम्य अवस्था की स्थिति है। तब गलत गलत कथन या गलत उत्तर को पहचानो। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं? थीटा बराबर टी बराबर, या ऐसे लिख लो टी सदिश बराबर टी सदिश, ऐसे लिख लो टी सदिश प्लस W सदिश प्लस F सदिश बराबर 0। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? बोलो यार, अरे बोलो यार। हाँ, और लिख लो बेटा अगर चाहो तो बी ऑप्शन, टी स्क्वायर बराबर F स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। और चाहो तो लिख सकते हो एक साथ उत्तर भी सही हो सकते हैं बेटा, या ऑप्शंस रहने दो यार, ऑप्शंस रहने दो ना, अपन तो सीधा सीधा इसको हल कर लेते हैं। साम्य अवस्था की कंडीशन है, ठीक है, सिंपल सी चीज है, साम्य अवस्था की स्थिति है। आपको इस केस का अध्ययन करना है, वो लिख दो कैसी कंडीशन आपको दे रहा है, किस केस का अध्ययन करना। बेटा सुन ले, कहानी क्या है? एक दीवार होती है ना बेटा, दीवार समझ में आता है क्या? एक बॉल, कुछ 3D में बनाऊं बेटा, ऐसा सवाल आपको एससी वर्मा में मिल जाएगा। इसमें मिल जाएगा एससी वर्मा में आपको, और ये स्थिर वैद्युतिकी में काम आएगा इस तरीके का पैटर्न, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये सब पैटर्न क्यों करवा रहा हूँ मैं, पागल हूँ? स्थिर वैद्युतिकी में काम आएगा इस तरीके का पैटर्न, ऐसे हूबहू सवाल पूछे जाते हैं। पर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, विद्युत क्षेत्र लगा देंगे, क्या वो पैटर्न है, उस पैटर्न पे हम बातें करेंगे। पता है क्या ये है बेटा कहानी? यहाँ से है ना, ये है कौन, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने F बल लगाया, नीचे की तरफ इसका भार लग रहा होगा W वेट, और ये है बेटा तनाव बल। ठीक है, ये है आपके पास एक दीवार, आपको थोड़ा सा फील आ रहा है दीवार है बेटा, दीवार से मैंने इस यहाँ पर एक रस्सी को फिक्स किया। अरे यार एक रस्सी लटका दो और तुमने गेंद लटका दी, तुमने कोई फील किया क्या इसकी? बचपन में बार खेले भी होंगे, हम तो खेले थे, मुझे आज भी याद है। हम लोग क्या करते थे, प्लास्टिक की बॉल लाते थे, उस प्लास्टिक की बॉल में छेद कर देते थे आर पार, फिर उसको धागे से बांध देते थे, थोड़ा सा मजबूत सा धागा लेते थे। अब वो बॉल लटक गई और उसको बांध देते थे ऊपर किसी कुंदे से, अब बैठ लेते थे और ऐसे प्रैक्टिस करते थे। वही कहानी है, तो जब हम प्रैक्टिस से मारते थे तो बॉल, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, बॉल आगे गई, ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा डिग्री का कोण बना गई, लेकिन बेटा वो तो वापस भी आती थी, मैं मान के चल रहा हूँ वहीं रुक गई। दिस इज कॉल्ड साम्य अवस्था। साम्य अवस्था की कंडीशन का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग, सदिश योग 0 होता है, मतलब परिणामी बल 0 होता है। यहाँ लिख लो साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है। आज बता रहा हूँ, इनके बाद बताऊंगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी सीख लो। साम्य अवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साम्य अवस्था का शब्द मतलब क्या होता है? साम्य अवस्था का मतलब होता है वस्तु पर बल 0 नहीं, वस्तु पर कुल बल 0 होता है सदिश योग में। वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग, सभी बलों का सदिश योग
शून्य होता है। वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य होता है, अर्थात एफ नेट शून्य होता है, अर्थात एफ नेट शून्य होता है। बोलो बात समझ में आ रही क्या? अर्थात एफ नेट शून्य होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। चले आगे, अरे बोलो यार, चले आगे। तो ये है बेटा आपकी साम्य अवस्था की कंडीशन, मजा आ जाएगा। अब सवाल सकते हैं, आ जाओ बेटा। सवाल हल क्या है, यही बना रहा हूँ। ये दीवार है, ये गेंद है, ठीक है, नीचे की तरफ डब्लू है, इधर की तरफ तूने 36 बल दे दिया। और अगर चाहे ना बेटा इसको भी थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से बनाए तो तुझे फील आ जाएगा। ऐसे बना ले इसको। द्रव्यमान केंद्र से हमने बलों को दिखाया है, ये थीटा है। अब देखो करते कैसे। यहाँ पर आपको तनाव बल दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर आपको? तनाव बल, ठीक है। अगर ये थीटा है तो बेटा जाहिर सी बात है ये थीटा है। अरे बोल यार, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। अरे बोलना यार। अब इसको देख, अब इसको देख। तुझे अगर सिर्फ ये देखना है ना बेटा, तुझे तेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना पड़ेगा। एफ एक कोई क्षैतिज बल है, एफ कोई एक क्षैतिज बल है। इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्व तो एमजी, एमजी को मैंने बोल दिया भार, वेट। और इधर की तरफ है बेटा तनाव। तो जाहिर सी बात है ये कोण थीटा बन रहा है क्योंकि बेटा ये कोण थीटा है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, अगर आपको याद हो तो यार। इसके अगर मैं घटक लूँ तो घटक लेना आना चाहिए सर। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। साम्य अवस्था की अगर मैं बात करूंगा बेटा, सवाल में दे रखा है साम्य अवस्था, अगर नहीं दे रखा तो ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें क्या पता है एसएचएम कर सकता है, हो सकता है ये दोलन करे, एसएचएम कर सकता है यार। इसका टाइम पीरियड वगैरह भी तो निकाल सकते हैं। एसएचएम मतलब सरल आवर्त गति भी तो कर सकता है। खैर सुन लो कहानी क्या है यार। हमें क्या पता कहां से कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। सोच के अगर ये दीवार ना होती तो ये तो पेंडुलम हो जाता फिर, और फिर तो ये ऐसे एसएचएम करता। अरे यार साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं बेटा, तो क्षैतिज दिशा के बल कौन कौन से हैं साम्य अवस्था में ना बेटा? समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, समेशन ऑफ एफ जेड बराबर 0। इसका मतलब समझ में आता है? बहुत सारी चीजें नहीं है, यही समझा रहा हूँ। अब तुम ये मत बोलना सर थ्योरी में तो पढ़ाई नहीं आपने, यहाँ कहाँ से अप्लाई कर दिया। तो कुछ चीजें ये सब थ्योरी है, ये मानो तुम तो। सवालों के थ्रू भी मैं थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सवाल भी हो जाते, थ्योरी भी हो जाते, समय बहुत कम है बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 है। इसका मतलब है कि एक्स दिशा में लगने वाले कुल बलों का सदिश योग 0 करेंगे साम्य अवस्था की स्थिति में। साम्य अवस्था की स्थिति की बात कर रहा हूँ, साम्य अवस्था की स्थिति में बात कर रहा हूँ बेटा। क्लियर है क्या? तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्षैतिज दिशा में लगने वाले कुल बलों को बराबर कर दो, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले कुल बलों को बराबर कर दो। देखो तेरी सीधी सी बात बताता हूँ भैया, देसी स्टाइल में आ जाओ। देसी स्टाइल यार, अगर तुझे पता हो, मान लीजिए मैं एकदम इधर मुझे कोई 5 से खींच रहा है, इधर मुझे कोई 5 से खींच रहा है, तो क्षैतिज दिशा के बल है। लेकिन मुझ पर लगने वाला कुल बल तो शून्य है। 5 ने 5 को मार दिया। इधर 5 से खींच रहा है, इधर 5 से खींच रहा है, मुझ पर लगने वाला कुल बल 0। तो क्षैतिज दिशा में मेरे को कोई बल ही काम नहीं कर रहा, अर्थात मैं साम्य अवस्था में हूँ। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर बल आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि बेटा धरती माता ने mg नीचे लगाया तो एक सतही बल भी होता है बेटा, संपर्क बल, जो ऊपर की ओर लगता है विलंब प्रतिक्रिया बल, वो वहां से संतुलित है। तो वस्तु साम्य अवस्था में। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वस्तु साम्य अवस्था में, इसका मतलब ये कदापि मत बोल देना कि वस्तु पर लगने वाले सभी बल 0 है या वस्तु पर लगने वाला बल 0 है। वस्तु पर कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा साम्य अवस्था की कंडीशन में, ये कथन गलत है। वस्तु पर बल तो कार्य करे ना, बलों का सदिश योग शून्य है, ये बात सही है। अर्थात कुल बल, परिणामी बल शून्य है। आ जाइए बेटा, क्षैतिज दिशा में बल, क्षैतिज बल आपस में बराबर होंगे तो एफ बराबर या टी साइन थीटा बराबर ऐसे लिख ले, टी साइन थीटा बराबर एफ। आगे वाला बराबर पीछे वाला, ऐसे लिख ले। आगे वाला बराबर, देसी भाषा में बता रहा हूँ, पीछे वाला। और ऊर्ध्वाधर बलों की बात करें ना तो लिख ले ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। सिंपल देसी भाषा में बता दिया। टी साइन थीटा बराबर एफ, टी साइन थीटा बराबर एफ। और ऐसे ही बेटा यहाँ आ जाएगा टी कॉस थीटा बराबर डब्ल्यू। क्लियर? बहुत सिंपल। तो दिस इज समीकरण नंबर 1 और दिस इज समीकरण नंबर 2। ऐसा कर समीकरण 1/2 कर दे। समीकरण 1/2 करेगा तो बेटा ये आ जाएगा, समीकरण 1 है टी साइन थीटा, समीकरण 1 है टी साइन थीटा बटे समीकरण 2 है टी कॉस थीटा बराबर एफ बटे डब्ल्यू। टी से टी हो जाएगा tan थीटा बराबर एफ बटे डब्ल्यू। तो एफ बराबर डब्ल्यू tan थीटा। एक स्टेटमेंट ये भी है बेटा, जेई मेंस का सवाल है ये। किसका सवाल है? जेई। एफ बराबर डब्ल्यू tan थीटा, पहला स्टेटमेंट आ गया। अब ऐसा कर, अगला समीकरण 1 का स्क्वायर कर दे, समीकरण 2 का स्क्वायर कर दे और दोनों को जोड़ दे। तो बेटा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? टी था बेटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एफ स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डब्ल्यू स्क्वायर। जोड़ रहे ना अपन, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये चीज 1 होती है। तो टी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। एक स्टेटमेंट ये भी दिया था ऑप्शन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, एक से ज्यादा उत्तर सही थे। मतलब उन्होंने अधिक गलत कथन पूछ लिया था तुमसे, ठीक है। तो एफ बराबर डब्ल्यू tan थीटा जा रहा है टी स्क्वायर बराबर, और एक चीज और हो सकती है बेटा, और वो ये कि टी सदिश प्लस डब्ल्यू सदिश प्लस एफ सदिश बराबर 0। इसका मतलब है अगर ये वस्तु साम्य अवस्था में है तो तीनों जितने भी बल उस पर लगे, 3 ही बल लगे, उनका सदिश योग 0 होगा।
ये 3 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये था बेटा एक सवाल आपके लिए। और बोलो, चलो हेडिंग डालेंगे बेटा आदेश गुणन, हेडिंग डालेंगे आदेश गुणन। और भी कुछ छोटी छोटी चीजें बाकी है, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चीजें सारी कवर करवाऊंगा सदिश में। अरे यार बोलो ना, अरे बोल यार, चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, टॉपिक सारा कवर होगा सदिश में। अगला क्लास में पूरा सदिश प्रैक्टिस के साथ खत्म करवा दूंगा, यकीन मानना, पूरा क्लास में अगली क्लास में। ठीक है, कोशिश तो आज ही थी, लेकिन अभी अदिश के ऊपर सवाल भी बहुत सारे बनते हैं, सवाल भी करवाऊंगा, सदिश भी करवाऊंगा, तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग रहा है। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वो सिलेबस कब तक हो जाएगा, बच्चे बोलते हैं सर धीरे पढ़ाओ। बेटा एक बात बता, तो मैं सिलेबस भी करना है, तो मैं धीरे भी पढ़ना है, मैं क्या करूं? मुझे इसका आंसर लिख दो बस। तो प्रैक्टिकली सोच के देखो बेटा कि तुम्हें 11वीं भी पढ़ा रहे हैं और तुम्हें 12वीं भी पढ़ा रहे हैं, तब तुम सोच के जवाब दो। बुद्धि होगी तुम में कि मास्टर को भागना पड़ेगा, और मास्टर के साथ साथ हमें भी भागना पड़ेगा अगर वास्तविकता में यही करना चाहते हो। और वही पुरानी लाइफ की नई सर आराम से पढ़ा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, रही बात बुक्स वगैरह के बारे में, तो बेटा अभी पहले शुरू हुई है फिजिक्स, आप पहले हमारे होमवर्क कंप्लीट करो, जितना दे रहा हूं उतना करो, क्लास की नोट्स पढ़ो। रही बात होमवर्क की, तो बेटा रही बात बुक्स वगैरह की, तो सबसे पहले आप बुक्स लगा सकते हो बेटा। मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक बुक आती है बेटा एक एररलेस की, एररलेस, उसको कर लो। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग में ना बेटा जेई मेंस के सवाल दिए हैं, जेई एडवांस के सवाल दिए हैं। आप जेई की तो तैयारी कर रहे हो, तो मेंस और एडवांस के सवाल दिए हैं, वहां से तैयारी कर सकते हो। जेई के पुराने सालों के पेपर, पुराने सालों के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। तो एररलेस अभी एररलेस से शुरू करो, फिर धीरे धीरे मैं आपको बुक बताते जाऊंगा। एचसी वर्मा कर सकते हो, लेकिन एचसी वर्मा को डायरेक्ट हाथ मत लगाना, पहले एररलेस करो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो प्रदीप की भी आती है, प्रदीप भी कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती है, और इंग्लिश में भी आती है बेटा, पर इंग्लिश वाली आपको तो क्या ही मतलब है। ठीक है, लेकिन आप बस इतना तो करो, पहले इतना तो करके रखो, उसके बाद बताएंगे आप। ठीक है, तो अब आपके इन क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूँ कि सर कौन सी बुक्स आप करवाने वाले हो, या कौन सी बुक्स से हम पढ़ें, तो आपको बस बता चुका हूँ। और सिलेबस कब तक हो जाएगा, तो बेटा सिलेबस के लिए तो ना कोशिश पूरी है, आपका टाइम से सिलेबस कर दिया जाएगा, निश्चित रहिए, वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन मुझे साल भर पढ़ाई चाहिए आपसे। फालतू बातें या नहीं पढ़ रहे हैं सर, तेज पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो फिर सिलेबस नहीं होगा। सीधी सी बात है भैया, सिलेबस करना चाहते हो तो पकड़ लो स्पीड। अब देखो पिछले 2 दिन में गाड़ी थोड़ी तेज हुई है, आगे आने वाले समय में थोड़ी और तेज जाएगी, और ऐसा समय ला दूंगा बेटा कि मैं कैलकुलेशन तो डायरेक्ट लिखा करूंगा। तुम जेई के छात्रों कैलकुलेशन सीधी किया करो। अब मैं थोड़ी ना cos 120 का मान माइनस आधा समझाते बैठूंगा तुम्हें, मैं cos 120 सीधा लिख दूंगा माइनस आधा। अब बोल अरे सर cos 120 का मान कहाँ से आया, कहाँ से आया का क्या मतलब है, पता नहीं कहाँ से आया, ये तो तुझे पता होना चाहिए ना। क्या कर रहा है इतने दिनों से, ऐसे नहीं, ऐसे आईटी निकलेगा, ऐसे जाएगा आईटी में। बेटा एक बात याद रख लेना, मन से भ्रम निकाल लेना, मैं आपको बता ही देता हूँ। सिर्फ आप ही नहीं हो आईटी के लिए, हाँ भाई कुछ बच्चे बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं को आईटी में लाऊंगा। आप जैसे लाखों बच्चे पेपर देंगे, और अगर आप कहीं पर भी ढीले पड़ गए ना, तो आपको वो बच्चा हरा के नहीं, और वो बच्चा पहुंच जाएगा आईटी में, एनआईटी में। तो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव थिंग, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, सिंसियर हो जाओ, समझ में आया। और हाँ, आईआईटी का एटीट्यूड रखो, अब लगना चाहिए कि हम जेईई की तैयारी करते हैं। अब भूल जाओ पुरानी बातें, कहीं से भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ाओ, मैं ये नहीं कह रहा क्या पढ़ा क्या नहीं, मुझे से कोई मतलब नहीं। अब तो मेरे पास आएगा, शुरू से शुरू कराऊं, बिल्कुल शुरू से शुरू किया है मैंने, मना नहीं कर सकते, बेसिक मैथ भी पढ़ाई आपको। ठीक है, तब भूल जाओ जो हुआ, अब नई कहानी शुरू कर रहे हैं, नई चीजें शुरू कर रहे हैं। चलो, तो मत पूछना बेटा, बहुत बार आपके कमेंट्स आए थे, सोचा कि यार एक दिन आपको बताऊंगा, इन कमेंट्स के जवाब बता ही देता हूँ। तो बेटा आपके मैंने डाउट्स देखे है ना, तो उस डाउट्स में सवाल की ज्यादा तो आपकी यही बातें लिखी होती है, सिलेबस कब हो जाएगा, जैसे तो तुम्हें ज्यादा चिंता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो चीज काम आएगी तुम्हारी। ठीक है, अदिश गुणन की बात करते हैं बेटा, हेडिंग लगाएंगे अदिश गुणन। सीधी सी बात है, सीधा सीधा सूत्र लिखूंगा। सबसे पहला यहाँ पर 2 सदिशों का अदिश गुणन करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणन को बोलते हैं अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट। 2 सदिशों का अदिश गुणन करने पर हमें अदिश गुणन करने पर, या गुणनफल, अदिश गुणनफल या अदिश गुणन करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। बेटा अब मैं आपको पहले भी समझाता हूँ, फटाफट से सुन लो। ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ये मूल बिंदु है, तो पीछे माइनस आई कप्पा, माइनस जे कप्पा, माइनस के कप्पा। तो आई कप्पा, जे कप्पा, के कप्पा को मैं समझ गया, एकांक सदिश दिशा दिखाने के काम आएंगे। जहां पर भी आई कप्पा लिख दिया, इसका मतलब यह है कि वो प्लस एक्स अक्ष की बात करो। उदाहरण के लिए सुनो पहले, फिर मैं आपको अदिश गुणन समझाऊंगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला 5 आई कप्पा, इसका मतलब यह है बेटा एक्स दिशा में चले जाओ, 5 परिमाण है। आई कप्पा लगने का मतलब यह है कि बेटा प्लस एक्स अक्ष की तरफ है, और 5 का मतलब परिमाण है यार, एक सदिश है ना यार ये। और एग्जांपल मैंने बोला -10 के कप्पा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर पीछे की तरफ, इधर की तरफ है ना, माइनस में, तो मतलब माइनस का मतलब है बेटा दिशा। इसको ऐसे लिख लो 10 और माइनस के कैप, माइनस अंदर इधर, तो माइनस के कैप का मतलब है पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, क्योंकि अगर प्लस जेड बाहर है तो माइनस जेड अंदर है, तो माइनस के कैप। और 10 परिमाण है, 10 परिमाण है, परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता, परिमाण है। क्लियर है क्या? क्लियर? तो ये हो जाएगा बेटा, ऐसे सवालों को हल करेंगे। लेकिन ठीक है, अब आपके पास एक सदिश दे रखा बेटा, एक सदिश है ए सदिश, एक सदिश है बी सदिश, और थीटा जो है वो दोनों सदिशों के मध्य कोण है, दोनों, इसका डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करवा रहा हूँ, सदिशों के मध्य कोण है। सूत्र याद रखो, यकीन मानिए सूत्र काम का है, यकीन मानिए। तो ए सदिश अदिश गुणन ऐसे लेते हैं, देखो ए सदिश लिख दिया, बी सदिश लिख दिया, क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ लगा दिया डॉट, तो ए सदिश डॉट बी सदिश ऐसे बोलते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश क्या हो जाएगा बेटा, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, और थीटा को जाके मतलब ये आएगा,
सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने जन्म तक याद रखोगे? जन्म जन्मांतर, इसलिए सूत्र भूलोगे नहीं। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण cos थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बेटा ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी cos थीटा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी cos थीटा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? बोलो यार, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी cos थीटा। सर ये कहा गया, ये डंडे डंडे से कहाँ चले गए? तो बेटा मैंने बोला था ना, परिमाण को ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया cos थीटा को। अब cos थीटा का मान कभी कभी पूछते हैं तो क्या करते हैं, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट ले लो और दोनों सदिशों के परिमाण से भाग दे दो। ठीक है, आइए सवाल करते हैं बेटा, आइए बेटा सवाल करते हैं एग्जांपल। पहले बता दीजिए, समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं है, मैं इसको प्रूफ भी करवा सकता हूँ यार। एक सदिश ऐसे ले लेता, एक सदिश ऐसे ले लेता, बी के घटक ले लेता, मतलब बी पर प्रक्षेप ले लेता, सॉरी ए पर प्रक्षेप ले लेता बी का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस पर प्रक्षेप लेते हैं उसके दिशा से गुणा कर दो बस, और कुछ नहीं है। जिसका लेते हैं उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं ले रहा हूँ बेटा, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। एग्जांपल करते हैं बेटा, आपके पास एक सदिश दे रखा है ए सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, आपके पास एक और सदिश दे रखा है माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। मैंने बोला कि मुझे ए सदिश प्लस बी सदिश ज्ञात करके बताओ। सबसे पहले तो जोड़ो, अधिस गुणन बाद में से करो, अधिस गुणन पे सवाल आगे अभी तक इसी का रूप करवाऊंगा। अरे यार इसी में ही और करवाऊंगा अधिस गुणन के सवाल, लेकिन पहले ए सदिश प्लस बी सदिश बताओ, पहले तो जोड़ना आना चाहिए तुम्हें। तो बेटा जोड़ने के लिए मैं बता दूं, आई को आई के साथ जोड़ते हैं, जे को जे के साथ जोड़ते हैं, के को के साथ जोड़ते हैं। सीधी सी बात है सर। अगर आपको ए सदिश प्लस बी सदिश चाहिए ना, तो यहाँ पर लिख लो सर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस कॉमन ले लो या प्लस माइनस कॉमन ले लो, 3 आई कैप, या मत लो कॉमन, कंफ्यूजन बढ़ेगा, माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। बोलो बात समझ में आई? अब क्या हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है सर, ये तो ए सदिश प्लस बी सदिश है, प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं करता, अगर कोष्टक के बाद माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज होते हैं, ये पढ़ा था बेटा छठी क्लास में। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, चिन्ह चेंज नहीं होंगे, माइनस 3 आई कैप माइनस 2 के कैप माइनस के कैप, ये आई कैप है, ये माइनस 3 आई कैप है, तो ये सदिश प्लस बी सदिश बराबर आ जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 2 जे कैप माइनस जे कैप। यार एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, पहला सवाल इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। आई कैप, आई को आई के साथ लिख ले, माइनस 3 आई कैप, ठीक है प्लस जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस के कैप। अब तो कर सकता है, आई को आई में से घटाएगा, जे को जे में से घटाएगा, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पहले बता समझ में आया क्या? पहले बता समझ में आया क्या? कोई तकलीफ? अरे बोल दे यार, बोल दो बेटा, चलें आगे। चलिए बेटा, तो अब आगे शुरू करते हैं कहानी को। हाँ तो ये हो गया। अब ए सदिश डॉट बी सदिश निकलना। ए सदिश कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी सदिश कितना है? अब ये कुछ पॉइंट्स याद रखना बेटा, माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। बेटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना मेरी प्यारी बिंदु। क्या आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कप्पा डॉट के कप्पा 1 होता है, आई कैप डॉट जे कप्पा 0 होता है, जे कप्पा डॉट के कप्पा 0 होता है। अरे सर ये हमें कैसे याद होगा? आपको तो तुरंत याद हो गया, कोई बात नहीं, मैं तुरंत याद करने के लिए बता दूं। बेटा वास्तविक काम ये पता है क्या है? ये एक सदिश मान ले तो आई कैप का, और एक और सदिश मान ले आई कैप का। अब देख कैसे बनाता है वो सिखाता हूँ। आई कैप का मतलब क्या? एकांक सदिश। आई कैप का मतलब क्या है? एकांक सदिश। और एकांक सदिश का मतलब क्या है? परिमाण कितना है? 1। परिमाण कितना है? 1। अब आ जाओ, तो आई कैप डॉट आई कैप करेगा ना, ए सदिश डॉट बी सदिश। अरे यार ए सदिश डॉट बी सदिश, तो ए का मान आई कैप डॉट बी का मान आई कैप बराबर आई कैप का परिमाण 1। अरे यार ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो आई कैप का परिमाण 1, बी सदिश भी आई कैप है, आई कैप का परिमाण कॉस थीटा। आई और आई दोनों एक ही दिशा में, आई भी इधर ही होगा और आई कैप भी इधर ही होगा, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा का मान 0, कॉस 0 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 कॉस 0 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1। अब जो कहानी आई कैप और आई कैप के लिए वही कहानी जे कैप डॉट जे कैप के लिए वही कहानी डॉट के कैप डॉट के कैप। अब देख प्रूफ है ये, क्या है ये प्रूफ? क्यों होता है? प्रूफ सुन ले पहले। आई कैप डॉट जे कैप 0 क्यों होता है? क्योंकि बेटा आई कैप की दिशा ये रही, जे कैप की दिशा ये रही, थीटा का मान 90 डिग्री, तो आई कैप डॉट जे कैप बराबर आई कैप का परिमाण 1 कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 1 1 0 0। क्लियर है क्या? बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कोई खास बात है नहीं, कर सकते हो बेटा, बहुत आसान सी चीजें हैं, सिर्फ समझ में आनी चाहिए चीजें। क्लियर? बोलो, अरे बोलो मेरे बच्चे। अब आ जाते हैं सवाल पर, ये सवाल उठाते हैं फिर से, है ना। अब देख यार ये सवाल फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो क्या था हमारा सवाल? ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। बेटा ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कॉस थीटा। छोड़, तू तो सीधा सीधा लिख ले, आई को आई से कर दे, बी को जे से कर दे, तो ए सदिश डॉट बी सदिश
यहाँ बेटा 1 है। अरे यार आई कैप लिख रहा है ना, तो इसके आगे 1 देख लिया करो, नहीं देखे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 -3 गुना 1 -3, या प्लस और माइनस में से माइनस जीतेगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 और यहाँ 1 आना चाहिए तो माइनस, अरे माइनस तो लिख ही दिया 2, प्लस और माइनस में से माइनस जीत जाएगा -2, खत्म हो गया सवाल। जे कैप डॉट ए सदी डॉट बी सदिश -3 -2 -2 -2 और -2 -4 -3 -7 खत्म। आ सकता है ऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिशा नहीं आई क्यों, क्योंकि दो सदिशों का आदिश गुणन करने पर हमेशा एक अदिश प्राप्त होता है। डोंट वरी, इसमें सवाल और करवा दूंगा, अभी मेरे को सिर्फ सदिश गुणन पढ़ाना बाकी है, लामी प्रमेय पढ़ाना बाकी है, क्योंकि लामी प्रमेय से बेटा बहुत सवाल हल हो जाते हैं फिजिक्स के अंदर। तो लामी प्रमेय थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लामी प्रमेय पढ़ाऊंगा, लामी प्रमेय से पहले सदिश गुणन पढ़ाऊंगा, तो ये लेक्चर बच रहा है बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये सदिश, मतलब आराम से इसको चाहिए, लेकिन मैंने बहुत फास्ट पढ़ा के इसको कवर करने की कोशिश की है, छुड़वाया कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाया थोड़ा फास्ट है ना। और अब सुनो, तो बेटा देख आई कैप के साथ रखा -3 गुना 1 -3, ऐसे ही आप करना, जे कैप डॉट जे कैप है 1 हो जाएगा -2 गुना 1, ऐसे बेटा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है 2 और चिन्ह माइनस का आएगा, बस वही है, ठीक है। चलिए बेटा समझ चला है तो इसका, तो पहले करते हैं क्विज। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, अब सवाल हल करिए बेटा, है ना। ये √3 है बेटा, है ना, √3,3 है, आपको कोष्टक में देखेंगे ना, तो एक √3 और एक 3 है निर्देशांक। चले आगे, अगला सवाल बेटा, 3 न्यूटन तथा 2 न्यूटन परिमाण के दो बल थीटा कोण पर इस प्रकार कार्यरत हैं। वही सवाल है जैसे मैंने करवाया कि उनका परिणामी R है, यदि प्रथम बल को 6 न्यूटन तक बढ़ा दिया जाए तो परिणामी बल 2R हो जाता है, थीटा का मान। अब भी अभी कराया एग्जैक्ट क्वेश्चन, यहाँ बेटा कोण है ना, चाहो तो कोण लिखो 30 डिग्री, चलिए। तो अगला सवाल क्या, सवालों को हल करते हैं बेटा। एक बार मूल बिंदु बनाओ पहले, ये एक्स अक्ष मान लेते हैं, ये वाई अक्ष मान लेते हैं, जेड अक्ष कहाँ से आ गई, एक्स डैश वाई डैश से चलकर समतल एक्स वाई पर एक सरल रेखा में गति करता है, कुछ समय अंतराल के बाद इसके निर्देशांक, सरल रेखा में गति कर रहा है बहुत सुंदर, कुछ समय अंतराल के बाद इसके निर्देशांक ए बिंदु मान लेते हैं, √3,3 हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो कुछ ये कहानी है बेटा, ठीक है, ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है, तो एक्स कितना है √3 और वाई कितना है 3, मतलब इस बिंदु का अगर मैं निर्देशांक लिखूँ ना तो बेटा √3,0 और इस बिंदु के अगर मैं निर्देशांक लिखूँ ना बेटा तो 0,3। फील नहीं आया है ना बेटा, फील नहीं आया ना तुम्हें, बोलो है ना सर, कोई बात नहीं। यह है बेटा एक्स कितना है √3 और ये कितना है वाई कितना है 3, दिस इज tan थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है, ये है परिणामी और सदिश। तो पूछा है तो कण के पक्का एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ पूछा है तो थीटा कोण मान लिया, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर, अरे बेटा ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो थीटा लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार 3/√3, सही तो लिखा है, लंब बटे आधार, कुछ गलत तो लिख दिया मेरे भाई, देख ले एक बार, सही तो लिखा है, tan थीटा लाल बटे कक्का, सही तो है, लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब है भैया, लंब बटे आधार √3, तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना आता है, नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, एक बात बता, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, तो tan 30 कितना आ जाएगा 1/2 गुना 2/√3, 1/√3, अगर 1/√3 होता तो थीटा का मान 30 होता, इसका मतलब √3 है, थीटा का मान 60 है। यहाँ कोण मैथड बना लो, डिग्री में लिख लिया लो बेटा, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन होमवर्क का था आपका। मैं आजकल बेहतर क्या करने लग गया हूँ, जो क्वेश्चन होमवर्क में रहता है ना उसको अगली क्लास में डिस्कस करने के लिए क्विज के रूप में लाता हूँ। आजकल आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा पिछले 2-3 क्लासों से, तो इसलिए किया है क्योंकि बेटा क्विज का जो होमवर्क घर के लिए दिया जाता है ना, वो घर के लिए होमवर्क आप करो, पहले आप करो, अगले दिन उसको क्लास में डिस्कस कर लो, तो समय भी बर्बाद ना हो, क्विज भी हो जाए हमारी, तो इस तरीके से करवा दी जाती है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर आ गया थीटा का मान 60 डिग्री, इसको चाहो तो मिटा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा का मान 60 डिग्री, इसको चाहो तो मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन दी वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा 3 न्यूटन तथा 2 न्यूटन के परिमाण कि उनका परिणामी आ रहे हैं। यदि प्रथम बल को 6 न्यूटन कर दिया, ये तो अभी भी 2 न्यूटन है, थीटा ही है, तो परिणामी जो होगा वो 2R हो जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला है। तो थीटा का मान बताना है, सिंपल सी चीज है, 2 समीकरण बना लो, ये पहले की कहानी है, ये बाद की कहानी है। आइए पहले क्या था बेटा, R 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 cos थीटा 9 प्लस 4 3 दूनी 6 दूनी 12 cos थीटा 9 4 13, R बराबर 13 प्लस 12। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिख दिया 25, शाबाश, बहुत बढ़िया, खुश हो गया मेरा दिल। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिख दिया 13 + 12 25 cos थीटा, पागल हो क्या नहीं तुम लोग, हैं पागल हो क्या, 13 + 12 को जोड़ के 25 cos थीटा कौन लिखता है बे, ये 12 cos थीटा है, 12 नहीं है जो जोड़ दिया तुमने, क्लियर है, कर मत देना ये गलती, मुझे पता है तुम करोगे।
अपने मन में सोच के देख लो, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा अनुभव बता रहा है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम जब 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 बात करते थे, जब कक्षा में बैठ के पढ़ते थे, तो हम ऐसी बेवकूफियां बच्चों की देखते थे। सबकी कहानी है ये। 6 न्यूटन की बात कर लेते हैं, सॉरी इसकी बात कर लेते हैं। तो आर डैश का मान कितना हो गया बेटा? 2r, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 2 cos थीटा। 2r बराबर 36 प्लस 4 6 दूनी 12 दूनी 24 cos थीटा। 36 और 4 40, 40 प्लस 24 cos थीटा। तो दिस इज समीकरण नंबर 1 एंड 2r बराबर 40 प्लस 24 cos थीटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से बेटा ऐसा कर, r का मान पहले तो 2r में रख देते, 2 इंटू r का मान √13 प्लस 12 cos थीटा, सॉरी बराबर 2r हो गया ना, बराबर 40 प्लस 24 cos थीटा। 40 प्लस 24 cos थीटा, 40 प्लस बेटा cos थीटा मेरा थोड़ा सा ऐसा बनता है तो समझ जाएगा, तो पूरा नहीं बन पाता cos थीटा, ठीक है। अब वर्ग कर दे, क्या कर दे, वर्ग करने पर तो 2 का हो जाएगा 4 गुना ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा 13 प्लस 12 cos थीटा बराबर 40 प्लस 24 cos थीटा। 13 26 43 43 13 चौके 52 12 चौके 48 cos थीटा बराबर 40 प्लस 24 cos थीटा। इधर आएगा इधर जाएगा तो 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा बराबर 40 माइनस 52, फिर हो जाएगा 48 में से 24 गई तो 24 cos थीटा बराबर माइनस 12। तो cos थीटा बराबर माइनस 12/24 cos थीटा बराबर माइनस 1/2। अभी तो लिखाया था बेटा, अगर cos थीटा का मान cos 120 का मान माइनस आधा, पूरे लेक्चर में यहाँ निकाला था हमने कहीं ना कहीं, तो थीटा का मान 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। सवाल में कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस की देर है, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे सदिशों को उतना तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अभी हमारा बहुत कुछ बाकी है सदिशों में, बहुत कुछ मतलब ये है कि हम कोशिश तो यही करेंगे अगली क्लास में खत्म करते हैं बेटा, क्योंकि चीजें सीखना भी तो जरूरी है। 2 बलों को ऐड करना आना चाहिए, सदिश योग कैसे निकालते हैं नियम पता होने चाहिए, तो वो सब मैंने आपको सिखाया। जल्दी इस तरह भी चालू करेंगे, ठीक है। तो सदिश हमने सीख लिया है बेटा, है ना। आपको अदिश गुणन भी मैंने सिखा दिया, उस पर सवाल बाकी है, फिर अगली क्लास में सदिश गुणन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जाते जाते आप मुझसे एक होमवर्क लेके जाओगे बेटा, ये होमवर्क है, ठीक है। तो ये होमवर्क मैंने वही दिया है जो अभी मैंने क्लास में करवा दिया, ठीक है। तो ये है बेटा आपका होमवर्क, कोशिश करना एक बार फिर से इसको एज अ प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अगली क्लास में बेटा हम सदिश में ही बात करेंगे।